गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर प्रथम प्रश्न पत्र में 16 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जिनको हम अंतःस्रावी तंत्र के माध्यम से भी जान सकते हैं। अंत का मतलब होता है अंदर की ओर, और स्रावी और वे ग्रंथियाँ यानी कि जिससे किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई तरल जो है हमेशा उत्सर्जित होता रहता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अगर देखी जाए तो दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली ग्रंथि जो होती है वो है नलिका युक्त ग्रंथि, और दूसरी जो ग्रंथि होती है वो है नलिका विहीन ग्रंथियाँ। यानी कि इन ग्रंथियों के माध्यम से जो है हमेशा एक तरह का तरल स्राव निकलता रहता है, जो कि हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। इन ग्रंथियों से जो तरल पदार्थ निकलता है उसको हम हार्मोन्स कह सकते हैं, क्योंकि ये जो स्राव एक तरह का हार्मोन है जो कि शरीर में विभिन्न लक्षणों को दर्शाने, विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। हार्मोन्स की अगर विशेषताएं देखी जाए तो हार्मोन्स जो हैं वो अल्प मात्रा में भी अधिक कार्यशील रहते हैं, यानी कि कार्य को सुचारू रूप से करते हैं। हार्मोन्स का जो संश्लेषण है हमेशा अपनी ही ग्रंथि के अंदर होता है। इसका संग्रह भी अगर देखा जाए तो अपनी ही जो ग्रंथि है उसी के अंदर रहता है। हार्मोन्स नियमन का जो है वो कार्य करते हैं, यानी कि नियमित रूप से सभी क्रियाएं सुचारू रूप से हो, किसी में कोई भी रुकावट ना आए, तो उसका जो कार्य है हार्मोन्स के माध्यम से किया जाता है। अब अगर देखें तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो कई तरह की होती है हमारे शरीर में, जिसमें सबसे पहली ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में शरीर का जो पूरा बैलेंस है या शरीर की जो क्रियाविधि का है वो सारी की सारी इसी ग्रंथि के माध्यम से। पीयूष ग्रंथि को अगर देखें तो 3 भागों में बांटा गया है, अग्र पीयूष, मध्य पीयूष और पश्च पीयूष ग्रंथि के रूप में। ये जो तीनों प्रकार हैं इनके अपने अपने स्वयं कार्य होते हैं। पीयूष ग्रंथि इसको हम मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मास्टर ग्रंथि है वो हमारे शरीर का पूरा संचालन जो होता है इसी ग्रंथि के द्वारा होता है, और इसी के नियमन के बावजूद अगर देखा जाए तो विभिन्न जो ग्रंथियों के जो कार्य हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्य विधि का जो नियमन है इसी के द्वारा किया जाता है। अब इसके जो अग्र पीयूष ग्रंथि हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि को अगर देखा जाए तो सबसे बहुत बड़े पिंड होता है, जो कि इस ग्रंथि का जो सबसे बड़ा पिंड है वो अग्र पीयूष ग्रंथि है, जिसकी कोशिकाएं अगर देखा जाए तो अंडाकार होती हैं और ये बहुभुजाओं वाले होते हैं। इन कोशिकाओं में भिन्न भिन्न तरह की श्रेणी के जो हार्मोन्स हैं उनका स्राव होता है, उत्सर्जन होता है। और मुख्यतः अग्र पीयूष ग्रंथि को अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है एसिडोफिलिक, दूसरी है बेसोफिलिक, और जो तीसरी है वो है न्यूट्रोफिलिक ग्रंथियाँ कोशिकाएं। जो ये 3 कोशिकाएं जो हैं इसमें विभिन्न तरीके के हार्मोन का स्राव करती हैं। एसिडोफिलिक ग्रंथि जो है ये कोशिकाएं अगर देखा जाए तो अम्लीय रंग के जो होते हैं जिसमें अभिरंजित होती है, और इनके द्वारा जो थायराइड इनके द्वारा सोमेटोट्रोफिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका स्राव किया जाता है। दूसरी जो ग्रंथि है वो है बेसोफिलिक ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ भी क्षारीय रंगों के द्वारा अभिरंजित रहती है, और इनके द्वारा अगर देखें तो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उनका स्राव जो होता है वो किया जाता है। और तीसरी तरह की जो ग्रंथियाँ कोशिकाएं हैं वो है न्यूट्रोफिलिक कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं से जो हार्मोन का स्राव होता है अब वो ना तो क्षारीय अम्लीय रंग में रंजित होती है, ना ही क्षारीय रंजित होती है, क्योंकि ये उदासीन होती हैं। और इनके द्वारा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन तथा एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है उनका स्राव जो है वो होता है, और उनका जो स्रावन भी करती है और साथ में उनका नियंत्रण भी करती हैं। पीयूष ग्रंथि के अगर कार्य देखा जाए तो सबसे पहला कार्य है वो है वृद्धि हार्मोन, यानी कि पीयूष ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो कि हमारे शरीर में वृद्धि का और जो है उसका विकास को है नियंत्रित करती हैं। अगर ये ग्रंथि अधिक उत्तेजित होती है और इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन का स्राव अगर अधिक मात्रा में हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो लंबाई है वो अधिक हो जाती है, और उसका जो शरीर का जो आकार है, लंबापन है, वो बहुत ज़्यादा अधिक हो सकता है। और यदि यह ग्रंथि का स्राव कम उत्सर्जित होता है या कम स्राव निकालती हैं ये ग्रंथि, तो व्यक्ति में इस हार्मोन की कमी के द्वारा अगर देखा जाए तो उसकी जो वृद्धि है या उसकी जो लंबाई है
वो कम रह जाती है, यानी कि जो वृद्धि जिस व्यक्ति में ये हार्मोन कम पाया जाएगा उसमें बौनापन जो है देखने को मिलेगा। अगर ये हार्मोन नियमित रूप से स्रावित होता है तो उसमें व्यक्ति की जो वृद्धि है वो सामान्य रहती है। इसमें ना तो व्यक्ति अधिक लंबा और ना ही व्यक्ति अधिक छोटा यानी कि बौना दिखाई देता है, यानी कि सामान्य हाइट का जो है दिखाई देता है। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का संश्लेषण अगर देखा जाए तो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है और यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास और क्रिया को जो है वो प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन का जो है वो स्राव होता है, जो कि पोषण में सहायता प्रदान करने का जो है कार्य करता है। फिर आता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन अगर देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि के क्रोमोसोम्स कोशिकाओं का जो है वो नियमन का कार्य करता है, उसके स्रावन का कार्य करता है। क्रोमोसोम्स जिसका मतलब होता है जो कि लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, और साथ में ही अगर देखें तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो विभिन्न गुणसूत्रों के माध्यम से पहुंचते हैं, तो क्रोमोसोम्स के माध्यम से आनुवंशिक गुणों का जो हस्तांतरण है वो होता है। उसके अलावा आता है अगर देखा जाए तो मध्य पिंड। अगर देखें तो मध्य पिंड जो है पीयूष ग्रंथि के दूसरा जो इसका प्रकार है वो है मध्य पिंड। मध्य पिंड अगर देखें तो पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंड को एडिनोफाइसिस कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और पीयूष ग्रंथि के अग्र और जो पश्च पिंड है उन दोनों के बीच में ये अवस्थित होता है, या उनके दोनों के बीच में ये पाया जाता है। फिर तीसरा जो आता है वो है पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। यह तंत्रिकीय ऊतक का बना होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो यह इसमें पीटूसाइट्स नामक कोशिकाएं जो होती हैं वे न्यूरोसेक्रेटरी केंद्र के न्यूरॉन्स के अक्ष पर अगर देखें तो ये स्थित रहते हैं। पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि में किसी भी प्रकार का हार्मोन का स्राव जो है वो नहीं रहता है, बल्कि इसमें अगर देखा जाए तो हाइपोथैलेमस में आए हुए जो हार्मोन हैं जिनका संग्रह और उनका मुक्ति जो होती है वो इसी के द्वारा होता है, यानी कि उन हार्मोन्स को संग्रह भी यही करता है और उनको वापस निर्मुक्त करने का कार्य भी यही हार्मोन करता है। तो वृद्धि हार्मोन के रूप में अगर देखें तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को देखा जा सकता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला मुख्य हार्मोन जो है वो है पिट्यूटराइन हार्मोन, जो कि हमारे शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। दूसरी ग्रंथि आती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अगर देखी जाए तो गर्दन में जो हमारा स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र यानी कि जो हमारा ये कंठ वाला हिस्सा है, जिसको हम हमारे गर्दन में हाथ लगाकर टच करके देख सकते हैं, जहाँ पे गोटी के समान उभरा हुआ रहता है। लड़कियों में तो कम और लड़कों में ज़्यादा रहता है ये उभरा हुआ। उसी के ठीक नीचे अगर देखें तो श्वास नली और स्वर यंत्र के बीच में जो है यह थायराइड ग्रंथि पाई जाती हैं। ये ग्रंथि द्विपिंड की होती हैं, यानी कि दो पिंडों के आपस में एक पतले से जुड़े सेतु के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, या यूँ कह सकते हैं कि ये ग्रंथि जो है इस तरीके से तितली के आकार में रहती है और आपस में जो है यहाँ पर बिल्कुल पतले से बारीक धागे या सेतु के समान जो संरचना रहती है उसके माध्यम से जुड़ी हुई रहती हैं। यह सेतु स्तमस कहलाते हैं और थाइमस ग्रंथि का आकार तितली नुमा होता है। यह ग्रंथि कई छोटी छोटी जो पुट्टिकाएं होती हैं उनकी बनी हुई रहती हैं, और अगर देखें तो इन पुट्टिकाओं के बीच में रक्त केशिकाओं का जाल बिछा रहता है, और पुट्टिकीय कोशिकाएं जो हैं लसदार और एकदम पारदर्शक द्रव्य के द्वारा स्रावित होती रहती हैं, जिसमें थायराइड हार्मोन जो है वो निकलता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। अगर इस हार्मोन का स्राव नियमित सही प्रकार से ना हो या देखा जाए तो गले में गलगंड नामक रोग जो है वो देखा जा सकता है, जिसमें गला जो है सूजकर बाहर की ओर लटक जाता है। इस थायरोक्सिन हार्मोन के जो कार्य हैं
सबसे पहला, यह हमारी हृदय की गति को तेज करता है, यानी कि अगर इसकी क्रिया अधिकता हो जाती है तो हमारी जो हृदय की गति है वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। और जैसे कि हाँ, कई बार जैसे हम डरते हैं, घबराहट के समय जो हमारा हृदय तेज गति से कार्य करता है, वैसे हृदय की गति बढ़ जाती है। मानसिक और शारीरिक विकास में वृद्धि करता है। शरीर के ताप को नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। उपापचय क्रियाओं के नियमन में भी ये सहायता करता है। और माताओं में दूध वृद्धि में सहायता करता है, यानी कि वे माताएं जो बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उनमें दूध में वृद्धि करने के लिए भी यह हार्मोन जो है उत्तरदायी रहते हैं। थायरोक्सिन के अल्प स्राव के द्वारा अगर देखा जाए तो बच्चों में जो रोग होते हैं, बच्चों में क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। और इस रोग के अगर लक्षण देखें थायराइड ग्रंथि की कमी के कारण क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। जिसके कुछ लक्षण हैं, शारीरिक मानसिक वृद्धि रुक जाती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और बच्चों की लंबाई काफ़ी कम हो जाती है, कद जो है काफ़ी छोटा रह जाता है और बच्चे जो हैं बोले दिखाई देते हैं। दूसरा, अगर इसकी कमी से अगर देखें तो वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से वयस्कों में मिक्सिडीमा रोग हो जाता है, जिसमें लक्षण अगर देखे जाए तो काफ़ी व्यक्ति जो है मानसिक रूप से उनकी जो मानसिक शारीरिक रूप से व्यक्ति जो है कमज़ोर हो जाता है। मांसपेशियाँ काफ़ी कमज़ोर, पतली, दुबली हो जाती है। हृदय की गति मंद पड़ जाती है, यानी कि हृदय अपना कार्य थायरोक्सिन के अल्प स्राव के द्वारा अगर देखें तो जो व्यक्ति हैं उसमें अगर देखा जाए तो जो वयस्क व्यक्ति हैं वो थोड़ा सुस्त हो जाता है, शीघ्र ही थकान होने लगती है। कई बार व्यक्ति के शरीर का जो तापमान है वो बहुत कम हो जाता है और रोगी में ठंड जो लगने की महसूस होती है। और गर्मी में भी व्यक्ति को इतनी अधिक ठंड लगती है कि वो कँप कँपाने लगना शुरू हो जाता है। थायरोक्सिन की कमी के द्वारा जो मुख्य रोग है वो रोग होता है गलगंड रोग। इसको गेंगा रोग भी कह सकते हैं, जिसमें जो हमारा गला है वो सूजकर बाहर की ओर लटकना लग जाता है और यह गले के आसपास एक बहुत बड़ा फूली सी गांठ के समान दिखाई देना शुरू हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्राव के द्वारा तो दो तरह के रोग होते हैं, जिसमें एक बच्चों में क्रिटिनिज्म, दूसरा वयस्कों में होता है मिक्सिडीमा। अब इसके अति स्राव के भी कुछ प्रभाव हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा अत्यधिक स्राव से एक्सोपैथेल्मिक गोइटर नामक रोग हो जाता है, जिसे ग्रेवस का रोग भी कहा जा सकता है। और इस रोग के अगर लक्षण देखें तो जिसमें उपापचय क्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है, तीव्र हो जाती हैं और बहुत ही तेज़ी से उपापचयात्मक जो कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। हृदय गति तेज़ हो जाती है, त्वचा लाल हो जाती है, कई बार शरीर का जो तापमान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति को बहुत अधिक जो है पसीने का जो उत्सर्जन है वो होने लगता है। शरीर का भार बढ़ जाता है और व्यक्ति का जो अगर देखा जाए तो मोटापा दिखाई देने लगता है, वजनी दिखाई देने लगता है। रोगी बहुत अधिक बेचैन, चिंतित हो जाता है और साथ ही चिड़चिड़ा होने लग जाता है, यानी कि बात बात पर अगर देखा जाए तो जो रोगी व्यक्ति है वो चिड़चिड़ा होने लगता है, गुस्सा करने लगता है और झंझलाने लग जाता है। आँखों की पुतलियों में वसा का जमाव हो जाता है, जिससे आँखों की जो गोली है वो बड़ी बड़ी होकर बाहर की ओर दिखाई देने लगती हैं और इस स्थिति को अगर देखा जाए तो एक्सोपैथेलमस कहा जाता है, और जिसमें व्यक्ति की जो आँखें हैं बाहर की ओर सूजकर दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। नाड़ी की गति काफ़ी तेज़ हो जाती है, जिसमें अगर देखे जाए तो नाड़ी स्पंदन है वो बहुत ही तीव्रता से होने लगता है। स्त्रियों में अगर देखा जाए तो इसके अत्यधिक स्रावन से रजोधर्म जो है वो अनियमित हो जाता है, यानी कि उसमें नियमितता नहीं रहती है। पीड़ा के साथ में रहता है, यानी कि रजोधर्म के समय बहुत अधिक पीड़ा होने लगती है, पेट में ऐंठन होने लगती हैं। थायराइड ग्रंथि के जो कोशिकाएं हैं उसमें कैल्सिटोनिन नामक जो हार्मोन है
उसका स्राव होता है और यह जो हार्मोन है वो अस्थियों और वृक्कों पर बहुत अधिक क्रिया करने लग जाता है और इसमें रक्त में कैल्शियम का स्तर जो है वो कम हो जाता है, यानी कि कैल्शियम का स्तर अगर देखा जाए तो गड़बड़ा जाता है, जिससे कि व्यक्ति में कई तरह के कमजोरी वगैरह देखी जा सकती हैं, अस्थियाँ जिसमें व्यक्ति की कमज़ोर हो जाती हैं और व्यक्ति जो है सुस्त वगैरह दिखाई देता है और दुबला पतला दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगली जो ग्रंथि है वो है पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि यह थायरॉयड ग्रंथि के पास में ही छोटी छोटी पिंडिकाओं के रूप में अगर देखी जाए तो पाई जाती है। तीसरी है पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड ग्रंथि यह थायरॉयड ग्रंथि के बिल्कुल पास में छोटे छोटे पिंडकों के रूप में अगर देखी जाए तो उपस्थित रहती हैं। इनकी संख्या 4 रहती है, यानी कि ये कुल 4 संख्याओं में पाई जाती हैं। इनका आकार अगर देखा जाए तो मटर के दाने के समान बहुत ही छोटा होता है और ये ग्रंथियाँ संयोजी ऊतकों की बनी रहती हैं। संयोजी ऊतक वे ऊतक जो कि आपस में एक दूसरे को जोड़े रखने का कार्य करते हैं और इनकी जो कोशिकाएं हैं कुछ गोलाकार रहती है, यानी कि मटर के समान उसका जो आकार है वो रहता है। इन ग्रंथि में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक प्रकार की कोशिकाएं अगर देखें तो पैराथार्मोन हार्मोन का जो है स्राव करती हैं। पैराथार्मोन पॉलीपेप्टाइड श्रेणी के हार्मोन होते हैं जो कि कैल्सिटोनिन के साथ में मिलकर क्रिया करते हैं और अगर देखा जाए तो ये कैल्सिटोनिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में है जो धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस हार्मोन के कार्य अगर देखें तो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्राओं का नियमन करना, यानी कि दोनों की जो मात्रा है वो नियमित बनाए रखते हैं। रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर उसे अस्थियों में पहुंचाते हैं और जो कैल्शियम रक्त में जब अधिक हो जाता है तो वहां से निकलकर हमारे शरीर में हड्डियों में अस्थियों में जाकर जमा होना शुरू होता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करना शुरू कर देता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने पर अस्थि ऊतकों से कैल्शियम को जो है वो रक्त को प्रदान करती हैं, यानी कि जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो गई तो ऐसी स्थिति में अस्थियों से वापस कैल्शियम निकलता है और रक्त के अंदर पहुंचकर रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियमित कर देता है। अस्थियों और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि अस्थियों और मांसपेशियों में कैल्शियम का जमाव होता है तो जिसकी वजह से जो हमारी अस्थियां हैं मजबूत हो जाती हैं। रक्त में कैल्शियम आयन की सांद्रता का नियमन भी करता है, यानी कि यह हमारे रक्त में अगर देखा जाए तो कैल्शियम के जो आयन है उनकी सांद्रता हमेशा नियमित और नियंत्रित बनाए रखता है, जिसकी वजह से उसमें हमेशा उसकी मात्रा है नियंत्रित रहती है। पैराथार्मोन हार्मोन के अल्प स्राव के प्रभाव। पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन अगर देखा जाए तो इसका जो हार्मोन है पैराथार्मोन हार्मोन है। इसके अल्प स्राव के द्वारा अगर देखें तो कई बार व्यक्तियों में टिटेनी नामक जो रोग है वो हो जाता है। यानी कि इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। इसके कुछ जो लक्षण हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं। रक्त में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है। मांसपेशियां और जो तंत्रिका तंतु हैं वो बहुत अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। पूरे शरीर में हाथ और पाँव में देखा जाए तो ऐंठन आने लगती है, मरोड़े आने लगती हैं और रोगी को बेचैन और चिड़चिड़ा बना देते हैं, जिससे जो रोगी है वो जुझला जाता है और उसको बेचैनी जो है बिल्कुल भी महसूस जो है वो सहन नहीं हो पाती। कभी कभी इस हार्मोन की कमी से जो स्वर यंत्र की मांसपेशियां हैं वो भी प्रभावित होती हैं, जिससे कि मृत्यु की आशंका हो जाती है। और कई बार अगर देखा जाए तो आँखों में कैटरेक्स नामक रोग हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी जो दृष्टि क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। और स्वर यंत्र अगर इससे प्रभावित होता है तो व्यक्ति की मृत्यु होना भी संभावित होता है। पैराथार्मोन हार्मोन के अतिक स्राव से अगर देखें तो अत्यधिक स्राव से ग्रंथि में गांठें हो जाती हैं और गांठें जो होती हैं वो दिखाई देना शुरू होती हैं।
गांठें उन जगहों पर होती हैं जहां पर कैल्शियम आयन के अत्यधिक जमा होने से होता है, यानी कि गांठों में कैल्शियम का जमा बहुत अधिक दिखाई देना शुरू हो जाता है। रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है और वृक्क में भी कैल्शियम जो है वो जमा होने लगता है, जिसकी वजह से वृक्क के कार्य करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होने लगती है और वृक्क के कार्य करने की दर जो है नियमित रूप से नहीं हो पाती है। वृक्कावरोध हो जाता है और कई बार शरीर में जो कोमल उत्तक है उनमें भी कैल्शियम का जमा हो जाता है और उन उत्तकों को वो कड़े हो जाते हैं और जिसकी वजह से अगर देखी जाए तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और कई बार ये स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहे तो व्यक्ति के लिए घातक भी हो जाता है। यह है पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसके निकलने वाला उस पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन है और इसके अल्पस्राव से होने वाला रोग जो है वो है टिटेनी। अगला जो हार्मोन है वो है अगली जो ग्रंथि है वो है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से अगर देखा जाए तो जो हार्मोन निकलता है वो है एड्रिनलिन हार्मोन। ये जो ग्रंथि है उदर में स्थित वृक्कों के ऊपर एक एक टोपी की तरह पाई जाती हैं, इसलिए इसे सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं। इसकी लंबाई अगर देखें तो 4 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर। इस ग्रंथि में 2 भाग होते हैं जो बहुत मुख्य होते हैं। पहला होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग और जो दूसरा भाग है एड्रिनल मेडुला भाग। एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग भी 3 भागों में आगे की ओर बटा हुआ रहता है, जिसमें होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा होता है जोना फेसुकुलोटा और तीसरा जो होता है जोना रेटिकुलोटा। और उसके अलावा जो अगर देखे जाए तो जो एड्रिनल मेडुला वाला भाग है ये भी 2 प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है, जिसमें पहला हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन और दूसरा होता है नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, जो कि अपने अलग अलग कार्यों को दर्शाते हैं। अगर देखा जाए तो एड्रिनल हार्मोन को एप्रिनेफ्रिन तथा नॉर एड्रिनलिन हार्मोन को नॉर एप्रिनेफ्रिन भी कहा जाता है और ये जो दोनों हार्मोन हैं उनको सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तो कैटेकोलेमिन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स विभिन्न प्रघातों की प्रतिक्रियाओं का नियमन करते हैं, यानी कि कई बार जब अगर प्रघात होते हैं यानी कि घात होती है, किसी तरह की चोट वगैरह लगनी होती है तो उसमें वापस से रेस्पॉन्स देने का कार्य करते हैं। ये हार्मोन्स विभिन्न देखा जाए तो रक्त वाहिनियों में रक्त दबाव का नियमन करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है उसको हमेशा नियमित बनाए रखते हैं, उसको नियंत्रित रखते हैं। यह हार्मोन विपत्ति के समय और आपातकाल के समय अगर देखें तो बहुत ज़्यादा अधिक स्रावित होते हैं और जिससे कि जो व्यक्ति विचलित होता है या जैसी परिस्थिति उसके सामने उत्पन्न होती है उस परिस्थिति से, उस संकट से उभरने की क्षमता जो होती है उस व्यक्ति विशेष में वो उत्पन्न करते हैं, ताकि जो व्यक्ति है उसमें साहसपूर्वक उन परिस्थितियों से सामना कर सके और वो उनसे लड़ सके, या उसको देखा जाए तो डरता नहीं है। और यकृत अधिक मात्रा में रक्त में ग्लूकोज छोड़ता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और फलतः व्यक्ति बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करता है और यही शक्ति जो होती है वो व्यक्ति को लड़ने के लिए और भागने के लिए प्राप्त होती है, जिससे कि ग्लूकोज जो होता है वो रक्त में बढ़ जाता है और व्यक्ति को कार्य करने की जो ऊर्जा होती है वो प्राप्त होती है। शक्ति व्यक्ति को लड़ने भागने के लिए उत्तरदायी रहती है और आपातकालीन में दौड़कर जो व्यक्ति हैं वो भागने में सक्षम हो जाते हैं। और ये हार्मोन साथ ही साथ अगर देखें तो चयापचय को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारे हृदय की धड़कन भी होती है वो वृद्धि हो जाती है और आँखों की पुतलियाँ कई बार फैल जाती हैं, अधिक पसीना आने लगता है और कई बार ब्रोंकाइओलस जो है वो भी फैल जाते हैं, जिससे श्वास नली में हवा का प्रवेश जो है ज़्यादा हो जाता है और श्वास जो है वो बहुत तेज़ी से आने लगती हैं। यानी कि यूँ कहा जाए कि जिसकी वजह से एड्रिनल ग्रंथि जो है वो विभिन्न तरह के हमारे विपत्ति के समय जो लड़ने की क्षमता जो हमारे शरीर में चाहिए होती है या संकट से उभरने के लिए जो क्षमता हमको चाहिए होती है वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन के माध्यम से ही हम लोगों को प्राप्त होती है और वो उस विपत्ति से लड़कर और उससे जो सामने करने की जो शक्ति है वो उसी हार्मोन से हम लोगों को प्राप्त होती है।
तो आज हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रेनलिन ग्रंथि के बारे में पढ़ा। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।